हाँ जी। तो अपन बात कर रहे थे कि कानूनों की समझ। कानून की समझ हमारे लिए क्यों जरूरी है, कानून किसके लिए है और कानून क्या है, ये अध्याय के मुख्य 3 प्रश्न हैं हमारे। कि कानूनों की जो समझ है वो क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न पर अगर अपन चर्चा करें तो कानून क्यों चाहिए, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कानूनों की। क्योंकि हमारा देश विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के कारण एक बड़ी आबादी है, और अगर किसी घर में, किसी परिवार में 1 या 2 मेंबर हो, 2 ही सदस्य हो, तो काम को किस तरह करना है, कैसे बांटकर करना है, वो 2 मेंबरों पर डिपेंड होता है कि या तो 1 करे या 2 करे। लेकिन जब मेंबर 10, 20, 30, 40, 50, 100 या इससे अधिक हो, तो काम को बांटना पड़ता है कि कौन सा काम कौन करेगा और कौन क्या करेगा। प्रत्येक काम को बटा हुआ होता है, प्रत्येक काम कि ये काम को ये कैंडिडेट करेगा, इस काम को ये कैंडिडेट करेगा। तो हमारा देश एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसमें शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए ही किसकी आवश्यकता होती है? कानून की आवश्यकता होती है। और कानून कहता है कि देश के जो समस्त नागरिक हैं, देश के समस्त नागरिक कानून के समक्ष क्या है? समान है। देश के समस्त नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। यह आपने पिछले अध्याय में मूल अधिकारों के तहत जो पहला अधिकार था हमारा, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में पढ़ा था। इसी के साथ ये कानून कहता है कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग या फिर रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अनुच्छेद 15 में, कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि कानूनों की आवश्यकता क्यों है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बहुत सारे तरीकों से समान है। लोकतंत्र में सभी के मत का मूल्य भी समान है। चाहे वो कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, चाहे क्यों ना देश का प्रथम नागरिक हो और क्यों ना देश का सबसे निचले दर्जे का नागरिक हो, प्रत्येक के मत का मूल्य क्या है? समान है। ये समानता हमें कौन सिखाता है? कानून ही सिखाता है। तो इस बात को समझ लिया होगा आपने कि हमें कानून की आवश्यकता क्या है। दूसरा हमारा प्रश्न है, कानून किसके लिए? तो ये प्रश्न का जवाब अपने आप में छिपा हुआ है कि कानून किसके लिए है? जनता के लिए ही है।
लेकिन न केवल जनता के लिए, जनता में वो सब भी छिपे हुए हैं जिन्होंने कानून का निर्माण किया है। यानी जो कानून को बना रहे हैं वो भी उस कानून का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो जनता में हमारे देश के समस्त नागरिक आते हैं, समस्त नागरिक आते हैं। और लोकतंत्र की एक परिभाषा आपने पढ़ी थी कि जो एक कानून है वो सबके लिए है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र के प्रकार दो होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक तो लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष और एक लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करती है, कोई एक व्यक्ति को प्रतिनिधि नहीं सौंपा जाता। यानी सीधा प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद शासन करती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हमारे देश का है, जिसे गणतंत्र भी कहा जाता है, इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, जिसको क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। और उसी गण के तहत हमारा देश बना है क्या? गणतंत्र। तो लोकतंत्र का ही एक प्रकार है गणतंत्र, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये कानून किसके लिए होंगे? तो ये कानून हमारे लिए होंगे, हम भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए होंगे। हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहली लाइन इस बात को बयां करती है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और इस भारत के लोग शब्द में समस्त व्यक्ति छिपे हुए हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कि हमारा संविधान हमने खुद ने अंगीकार किया है, खुद ने स्वीकार किया है। ये कानून भी हमने बनाए हैं और कानूनों का पालन भी कौन करेंगे? हम ही करेंगे। इस प्रकार हमारा तीसरा जो प्रश्न है कि कानून क्या है, तो हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था संसद है, उस संसद के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया के तहत, कानून निर्माण की प्रक्रिया के तहत संसद नियम बनाती है। और उन नियमों को ही क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। आपने पढ़ा था कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। अब ये भी बताया था पढ़ने कि संसद बहुत ही क्या है? सरल है। संसद क्या है? सरल है। स से तो क्या हुआ? संसद। रे से क्या होगा? राज्यसभा। राज्यसभा। और ले से क्या होगा? लोकसभा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। ये हमारी संसद के दो अभिन्न भाग हैं। लेकिन अगर पूछे कि संसद के कितने सदन हैं तो दो ये हो जाएंगे। लेकिन अगर संसद के अंग पूछे तो संसद के अंग कितने हैं भाई? 3। एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है और एक राष्ट्रपति है। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के सदन पूछे तो सदन कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन संसद के अंग पूछे तो कितने आएंगे? 3 आएंगे। क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो उस कानून को बनने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले एक विधेयक, एक बिल, एक आवश्यकता, जनता के द्वारा जो आवश्यकता होती है, जनता के द्वारा जो मांग की जाती है, जनता के द्वारा जो पुकार की जाती है, उस पुकार के तहत सरकार राज्यसभा या लोकसभा में एक बिल लेकर आते हैं। और वो बिल जब अगर राज्यसभा में लाया गया है तो वो बिल राज्यसभा पारित करने के बाद किसके पास भेजेगी? लोकसभा के पास भेजेगी। और यदि उस बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित कर देती है तो वह उसके बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। उस कानून का पालन हमारे देश के समस्त नागरिकों को करना होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश के नागरिकों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं आई। हमने गत अध्याय
इस अध्याय में पढ़ा था कि महिला महिला एक अत्याचार को सहन कर रही थी, महिला घरेलू हिंसा। महिलाएं किसको सहन कर रही थी? घरेलू हिंसा को। कि महिलाओं को घर में, चाहे वो अपनी बेटी के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे माँ के रूप में है, किसी न किसी रूप से हिंसा का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के साथ मारपीट होना और उनको किसी न किसी प्रकार से लैंगिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से विभिन्न तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो उसको क्या नाम दिया था? घरेलू हिंसा नाम दिया था। तो घरेलू हिंसा से निपटने के लिए हमारे देश की सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या था? कोई बताएगा? कानून का नाम क्या था? घरेलू कानून का नाम था घरेलू हिंसा महिला रोकथाम अधिनियम। ये अधिनियम जो आया था वो 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया, लेकिन ये कानून कब बना? 2006 में। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं के साथ जो कानून बनाया गया, महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया, वो कानून कब बना? 2006 में। इस तरह हमारी संसद ने समय समय पर आवश्यकता पड़ी तो संसद ने, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ने मिलकर ये विभिन्न तरह के जो आवश्यकता हुई तो कानून बनाए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि कानून क्या है? तो हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमारी संसद द्वारा और शुरुआत में हमारी संविधान सभा के द्वारा जो कानून और नियम बनाए गए थे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। और इन कानूनों की एक पुस्तक है हमारे देश की, जिसे संविधान कहा जाता है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान हमारे देश का आईना है। हमारे देश का क्या है? आईना। क्या है? संविधान। अगर कोई भी विदेशी नागरिक हमारे देश का अध्ययन करना चाहे कि भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो उसको पूरे देश में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर संविधान का अध्ययन कर ले तो हमारे संविधान में सब कुछ छिपा है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था किस तरह की है। हमारे देश में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार है, उससे नीचे राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, और उसके बाद तीसरे स्तर की जो सरकार है, उस तीसरे स्तर की सरकार का नाम है पंचायती राज या पंचायती शासन व्यवस्था। यानी हमारे देश में कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की सरकार है। सबसे ऊपर केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, मध्यम स्तर पर राज्य सरकार, और सबसे निचले स्तर पर जो सरकार है उसका नाम है पंचायती राज शासन व्यवस्था, जिसके तहत गांव का शासन गांव को सौंपा गया है। धन्यवाद।